हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी खास बनाने के लिए मैं आज फिर से आ गया हूं आपके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर को लेकर के। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि परमुटेशन जो होता है बेसिकली एक काउंट करने की टेक्निक है और इसकी हेल्प से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड वाली काउंटिंग को भी बहुत ही इजीली कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया था कि फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग क्या होता है और उसके बाद हमने इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उसके जस्ट बाद हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मीनिंग को समझा था। बट जो लोग पिछले वाली लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो वाली लेक्चर को देखने के बाद ये देखोगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हेडिंग लिखिए फैक्टोरियल नोटेशन एंड फॉर्मूला ऑफ पीएनसी। तो देखो बच्चों, जब कभी भी आप एनपीआर लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब आप ये समझो वो परमुटेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और जो एनसीआर होता है ये बेसिकली सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी के लिए आप इतना देखो। और यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा मेनली परमुटेशन के ऊपर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो परमुटेशन भी जो होता है ना बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा लीनियर परमुटेशन और दूसरा होता है सर्कुलर परमुटेशन। तो लीनियर परमुटेशन में क्या होता है, चीजों को हम किसी लाइन में अरेंज करते हैं, जबकि जो हमारा सर्कुलर परमुटेशन होता है उसमें हम चीजों को एक सर्कुलर टेबल बोल लो या फिर एक सर्कल के अराउंड हम चीजों को अरेंज करते हैं। तो आज की लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेनली लीनियर परमुटेशन के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसमें भी दो केसेस हो जाते हैं। जब आपका लीनियर परमुटेशन होता है तो उसमें आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसमें एक केस बन जाएगा विदाउट रिपीटेशन और दूसरा होगा विथ रिपीटेशन। तो ये सारी चीज आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों, इसको समझने के पहले आइए हम एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इसको 3 प्लेस पे बैठाना है। आप ऐसा समझ लो आप 3 दोस्त को बुलाए हो और आपके पास 3 चेयर है कुछ इस तरह से, और इस 3 चेयर पे इन तीनों लोगों को बैठाना है। तो आप कितने तरीके से इसको इसमें बैठा सकते हो? तो आप थोड़ा सोचो फिर इसका आंसर करो। तो देखो बच्चों, ये सिंपल है। आप ऐसा सोच सकते हो कि फर्स्ट वाले चेयर के लिए क्या ऑप्शन है, 3 में से कोई भी आपके फ्रेंड इस पे बैठ सकते हैं। इसके लिए टोटल कितना तरीका होगा, 3 वेज। और एक चेयर पे एक लोग बैठ गया तो अभी 2 चेयर और वैकेंट हो गए, तो बचे हुए 2 चेयर पे 2 लोग बच रहे हैं। तो इस पे लाइक मैं इसकी बात करूं तो इस पे कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं, 2 तरीके से। तो इसका 2 वेज हो जाएगा। और अभी देखोगे तो एक ही चेयर है और एक ही पर्सन बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 वेज से बैठा सकते हैं। और हमारा यहाँ पे काम क्या ये था कि ये तीनों लोग को चेयर पे बैठाना था, 3 चेयर पे। तो लाइक यहाँ पे आप एक लोग को बैठा करके और बाकी को मतलब नहीं बैठाओगे तो हमारा जो वर्क W है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये वर्क W तब कंप्लीट हुआ जब आप तीनों लोग को इस तीनों चेयर पे बैठा दिए हो तब। मतलब यहाँ पे जब आपने इसको भी बिठा दिया इस वाली चेयर पे, तब जाके हमारा वर्क W कंप्लीट हुआ। इसलिए सारे वर्क एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे टोटल तरीका क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट। लास्ट वाली लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल को बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो उससे आप ये समझ सकते हो कि मतलब यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसी तरह मान लीजिए कि आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता, तो उस केस में आप क्या करते, और आपके पास प्लेस जो होता वो भी 5 प्लेस होता, तो वहां पे हमारा क्या रूल होता। तो आप सिंपली कुछ ऐसा सोचते ना, ये 5 अपना बॉक्स है या ऐसा समझ लो 5 चेयर है, तो इस प्लेस पे बैठाने का टोटल कितना तरीका होता। 5 में से आप किसी को भी बिठा सकते थे, तो यहाँ पे ये 5 होता। इसका बात करें तो फिर 4 होता, क्योंकि जो लोग एक चेयर पे बैठ रहा है दोबारा वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैं विदाउट रिपीटेशन वाला केस को डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका क्या हो जाता, 3, इसका 2 और इसका 1। और फिर से इसका टोटल तरीका पूछता तो आप क्या करते, सिंपली इन सब का प्रोडक्ट बता देते, लाइक 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरह आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो अभी मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इसको n प्लेस पे अरेंज करना है, तो इसका क्या प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्लेस पे बैठाने का क्या तरीका होगा,
n में से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस प्लेस पे रख सकते हो। वहीं पे इस प्लेस की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख लिया, तो अभी अपने पास n-1 ऑब्जेक्ट बच रहा है, तो लाइक उसको यहाँ पे आप रख सकते हो। फिर हमारा 2 ऑब्जेक्ट यूज हो गया, तो अभी कितने ऑब्जेक्ट बच रहे हैं? n-2, तो इसको आप इस प्लेस पे रख सकते हो n-2। और इसी तरह आप एक एक ऑब्जेक्ट डालते डालते जाओगे, एक टाइम तो होगा जब सारा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बच जाएगा? ऐसा कुछ होगा, इस प्लेस के लिए 3 ऑब्जेक्ट, इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट और इसके लिए 1 ऑब्जेक्ट। और मैं टोटल तरीका की बात करूं तो टोटल तरीका क्या हो जाएगा? इन सब का प्रोडक्ट, तो इन सब का प्रोडक्ट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू n-1 n-2, और ये चलते चलते कहां तक जाएगा? 3 2 1। तो बेसिकली देखोगे ना, तो ये n से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लाइक ये वाली जो चीज होता है ना, इसी को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल बोले तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, फैक्टोरियल n, या फिर n और इसको कुछ इस तरह से। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या समझाया इसकी हेल्प से। अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो और उसको n प्लेस पे अरेंज करना हो, तो उसका जो टोटल तरीका होगा उसको सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल n। जैसे मैंने इसके पहले आपको 2 एग्जांपल दिया था, 5 ऑब्जेक्ट को 5 डिफरेंट प्लेस पे अरेंज करना है, तो अब क्या बोल सकते हो? सिंपली उसका रिजल्ट क्या होगा? फैक्टोरियल 5। 3 ऑब्जेक्ट को 3 डिफरेंट प्लेस पे अरेंज करना है, मतलब फैक्टोरियल 3। तो आई होप सबको ये वाली कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। आइए अब इसी का हम दूसरा केस देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा अगला जो केस है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि टोटल अपने पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे इसका मैं पहले छोटा एग्जांपल देके समझा देता हूँ, फिर हम लोग इसका रिजल्ट भी लिखेंगे। तो आप ऐसा समझ लो कि आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हुए थे और इस 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट को किसी पार्टिकुलर प्लेस पे बिठाना है, या ऐसा बोलो कि उसको अरेंज करना है। तो उसका क्या तरीका होगा कि इस 5 में से आपको पता है कोई 3 ही ऑब्जेक्ट को हम इस प्लेस पे रख पाएंगे, क्योंकि अपने पास 3 ही जगह है। तो फर्स्ट वाले प्लेस के लिए क्या ऑप्शन होगा? इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि 5 लोग हैं और अपने पास 3 ही चेयर है और उसको इस 3 चेयर पे बैठाना है। तो क्या कर सकते? 2 लोग तो नहीं बैठ पाएगा, तो हम क्या चाह रहे कि मतलब डायरेक्टली किसी 2 को हटाना नहीं चाह रहे। पहले वाले मतलब हमने ऐसा बोला कि फर्स्ट वाले चेयर है, आप 5 में से कोई भी एक बैठ जाओ। तो इस चेयर पे बैठने का क्या तरीका होगा? 5 होगा, 5 में से कोई सा भी एक लोग बैठ सकता है। अब एक लोग यहाँ पे बैठ गया तो अपने पास कितना? 4 और लोग बच रहे हैं और 2 चेयर बच रहे हैं। तो हम इस वाले चेयर के लिए क्या ऑप्शंस कर देंगे कि 4 में से कोई सा भी एक लोग बैठ जाओ, तो चारों के बैठने के चांस है। तो 4 में से कोई भी एक लोग बैठ सकता है, मतलब 4 तरीके से। अब लास्ट वाले चेयर अपने पास कितना लोग होगा? 3 लोग बच रहे होंगे और एक चेयर है, तो 3 में से कोई भी एक लोग यहाँ पे बैठ सकता है। तो इसका क्या तरीका होगा? 3 बेंच। तो हमारा ये तरीका हो जाएगा। और टोटल तरीके की बात करें तो क्या हो जाएगा? इन तीनों का प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो वर्क W था वो क्या था कि 5 में से 3 लोग को चेयर पे बैठाना, और ये वर्क तब कंप्लीट हो जा रहा है जब हमारा ये वाला चेयर फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इन सब का प्रोडक्ट 5 × 4 × 3 ये होता है। तो इसी तरह इसका मतलब अगर ये वाली केस की बात करें तो अपने पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, या ऐसा सोचो कि r ऑब्जेक्ट को हम लोग बैठा रहे हैं। तो इसको भी हम लोग इसी लॉजिक पे समझ के हम एक फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ऐसा सोचो, ये जो है आपका फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, और ये आपका rth प्लेस है। और यहाँ पे अपने पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? n ऑब्जेक्ट है। तो n में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस प्लेस पे एक ऑब्जेक्ट रखने का टोटल तरीका है n वेज। और इसकी बात करें तो n-1, और इस प्लेस की बात करें तो n-2 हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग बताओ rth प्लेस पे क्या होगा? थोड़ा सोच के इसका आंसर करना। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं n-r, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप यहाँ पे इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। ये सेकेंड प्लेस था तो यहाँ पे क्या हो रहा था? n-1, मतलब इससे एक कम। थर्ड प्लेस था तो n-2, मतलब इससे एक कम। तो इसी तरह अगर ये rth प्लेस है तो यहाँ पे क्या होगा? इससे एक कम ना। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? n- इससे एक कम बोले तो r-1, जो किसके इक्वल हो जाएगा? n-r + 1 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा? ये चीज को मैंने यहाँ पे
ऑब्जर्व करके अच्छे से समझाया, फिर से देख सकते हो। ये थर्ड प्लेस है तो यहाँ पे n-2, सेकेंड प्लेस था तो n-1, इसीलिए ये rth प्लेस है तो r-1, इसलिए आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से पूछूं कि n में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के उसको rth प्लेस पे अरेंज करना है तो उसका टोटल तरीका क्या होगा, तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 अप टू n-r+1, ये आपका आंसर होगा। अभी मैं चाहूं तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे n-r+1 है तो लाइक मैं इसकी अगला टर्म की बात करूं तो वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, n-r और एक घट जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं। इसकी अगला की बात करें तो क्या होगा, n-r-1, और एक टाइम ऐसा आएगा जो ये घटते घटते कहां तक चल जाएगा, 3, 2 और 1 तक चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि इतना चीज से एक्स्ट्रा से मैंने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं इतना ही चीज से क्या कर सकता हूँ, नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो सेम टू सेम। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो कुछ नहीं है, वो क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल n, क्योंकि n से शुरू हो रहा है और लास्ट कहाँ पे हो रहा है, 1 पे, मतलब 3 to 1, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टोरियल n। और नीचे वाले को देखोगे ना तो ये n-r से शुरू हो रहा है और 3 to 1 तक जा रहा है, तो नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-r। और आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसको सिंबॉलिकली कुछ ऐसा लिखा जाता है, npr। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर के rth प्लेस पे अरेंज करो, तो आप सीधा उसको npr बोल सकते हो। तो इसी तरह से मैं चाहूं तो इसको भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था इसको, जैसे 5 4 इंटू 3 था तो यहाँ पे मैं लिख सकता था ना 2 इंटू 1, और डिवाइड भी इतना से ही कर देता 2 इंटू 1, तो ये चीज और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस पे सोचोगे। तो ये आपका क्या होता है, फैक्टोरियल 5 और ये वाला पार्ट फैक्टोरियल 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5p2। आई होप सबको ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो बहुत कुछ आप समझ चुके हो, इसके हेल्प से हम बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप ट्राई कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसका कॉन्सेप्ट अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, तो आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिए और कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर कर दोगे, अगर वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझे हो तो आई होप सबका आंसर आ गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताइए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिसका नहीं आया मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ कि 7 एथलीट है और वो किसी रेस में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपको ये टोटल तरीका बताना है कि इनमें से 3 एथलीट कम से कम प्राइज वो जीत ले, कम से कम नहीं, वो 3 एथलीट प्राइज जीत जाएगा, तो ये टोटल कितने तरीके से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे वही बात हो गई ना, आपके पास कितना 7 एथलीट दिए हुए हैं और इसमें से किसी 3 को ही प्राइज मिलना है, मतलब 4 लोग को प्राइज नहीं मिलेगा, तो आप लोग क्या कर लो कि जो 3 लोगों को प्राइज देना है, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि अपने पास 7 लोग हैं और 3 ही चेयर है, तो उसमें से 3 को बैठाना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, तो इसके लिए हम लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि 7 में से किसी भी एक लोग को यहाँ पे बैठा दो, तो इसके लिए 7 तरीका। अभी 1 चेयर फुलफिल हो गया, तो अभी और कितने चेयर बचे, 2 चेयर और 6 लोग, तो इसके लिए क्या 6 तरीका होगा। और लास्ट में क्या बचेगा, 1 चेयर और 5 लोग, तो यहाँ पे बैठा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, और इन सब का प्रोडक्ट कर लो तो क्या आता था 7 इंटू 6 इंटू 5। तो ये तो हमने ऐसा मैनुअली करके देख लिया, इसको हम लोग बेसिकली बॉक्स फिलिंग मेथड बोलते हैं, तो हम लोग इस तरह से करके देख लिया। और दूसरा आपको अभी क्या बताया था, दूसरा तरीका आपको मैंने ये बताया था कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और उसमें से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, तो क्या होता है npr। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट है और 3 प्लेस पे उसको अरेंज करना है, तो सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा 7p3, और ये भी बेसिकली इसी के इक्वल होता है। तो आप सॉल्व करके देख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये वाली प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो गया। आई होप सबसे ये वाली प्रॉब्लम हो गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसी टाइप का एक दूसरा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है
तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग है और इसमें से क्या करना है, आप चाहे तो कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग का यूज कर सकते हैं सिग्नल को जनरेट करने में। तो मैं चाहूँ तो एक फ्लैग का यूज करके एक टाइप का सिग्नल बना सकता हूँ, 2 फ्लैग का यूज करके दूसरा टाइप का सिग्नल बना सकता हूँ, चाहूँ तो 3 टाइप फ्लैग का यूज करके तीसरा टाइप का सिग्नल बना सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो 4 फ्लैग का एक साथ यूज करके एक अलग टाइप का सिग्नल बना सकता हूँ, या चाहूँ तो पांचों एक साथ यूज करके मैं एक अलग 5वां टाइप का सिग्नल बना सकता हूँ। क्योंकि इसने क्या बोला है, यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग, आप कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग का यूज करके सिग्नल बना सकते हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि हम कोई फ्लैग का ही यूज ना करें और वो भी एक सिग्नल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम एक तो करना ही पड़ेगा। बेसिकली आप इसको ऐसा सोचोगे ना तो एटलीस्ट 1 वो समझाना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। तो अभी जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर के r प्लेस पे चीजों को अरेंज करना हो, तो हमने क्या बताया था, वो NP-R हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग है और उसमें से R फ्लैग को सेलेक्ट करके सिग्नल बनाना है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5P-R, जहां पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 अप टू 5। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आप 5P1 करो, आपका वर्क W जो है वो कंप्लीट हो गया, या फिर आप 5P2 करो, तब भी जो आपका वर्क W है मतलब सिग्नल बनाना वो कंप्लीट हो जा रहा है, या फिर आप चाहे तो 5P3 करो, तब भी जो आपका वर्क W है कंप्लीट हो जा रहा है। इसीलिए मैं सम करते जा रहा हूँ, ये एडिशन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्लस साइन लगाते जा रहे हैं। इसी तरह इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 5P4, और इसकी बात करें तो 5P5, और इन सब का सम कर लोगे और इसको कैलकुलेट कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं सिखाया था ना, NP-R बोले तो ये क्या होता है, NP-R बोले तो ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर लोगे और यहां से जो भी आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट जो है, मतलब बेसिकली ये वाली जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, आप अगर बातों को अच्छे से समझने लगोगे तो। अदरवाइज थोड़ा लॉजिकल है, आप माइंड का यूज नहीं करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। आइए मैं इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आपको देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। तो आपका जो अगला प्रॉब्लम है ये कुछ इस टाइप का है। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको अच्छे से ट्राई करोगे तो अभी तक का जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाया है वो सारे कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस प्रॉब्लम से। तो देखो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो और फिर मेरे साथ में इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। तो देखो बेसिकली प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है एजुकेशन, इसमें देखोगे तो टोटल 5 जो है वोवेल है और बचा हुआ जो आपका हो गया तो D C T N, और ये जो 4 बचा हुआ कॉन्सोनेंट है, बेसिकली टोटल 9 लेटर वर्ड है। और इसमें से आपसे ये बोला गया है कि 9 लेटर वर्ड में से आपको क्या करना है, 5 लेटर को सेलेक्ट करना है और उससे वर्ड बनाना है विदाउट एनी, इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, बात वही हो गया ना, आपके पास 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें से क्या करना है, 5 ऑब्जेक्ट को पिक करना है और उसके 5 प्लेस पे अरेंज करना है। तो उसका क्या तरीका होगा, आप फॉर्मूला से करोगे तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9P5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। या मैं बॉक्स फिलिंग मेथड की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 9, ये 8 और ये 7 और ये 6 और ये 5, ये करो या फिर आप ये करो, दोनों सेम ही हो जाएगा। तो इस केस का यही आंसर हो जाएगा। दूसरा केस में क्या बोला जा रहा है कि इफ ईच वर्ड स्टार्ट विथ वोवेल, तो इस केस में आपके पास कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि हमारा जो 5 लेटर का वर्ड होगा उसमें से जो पहला लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल होना चाहिए, तो इस वाले प्लेस के लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखोगे तो वोवेल कितना है, 5 है और 5 में से किसी एक वोवेल को ही लेना है। तो आप क्या लिखोगे, 5P1 बोले तो ये 5 भी रह जाएगा, और बचे हुए 4 प्लेस के लिए आपको किसको यूज करना है, बचे हुए लेटर को। तो अभी देखो इसमें से 5 में से एक लेटर का आपने यूज कर लिया, तो इसका 4 लेटर और बचा हुआ 4 लेटर, मतलब टोटल 8 लेटर हो गया।
और 8 लेटर का यूज करके आपको इस 4 प्लेस को फिल करना है। तो ये क्या हो जाएगा 8p4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5p1 इंटू 8p4। देखो 8p4 किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा बता देता हूं। अपने पास 5 ये वाला और 4 ये वाला लेटर है, तो 5 में से एक लेटर यहाँ पे मैंने रख दिया क्योंकि कंडीशन ही ऐसा है कि सारे जो वर्ड होगा वो वोवेल से स्टार्ट होना चाहिए। तो 5 में से हमने एक लेटर को यहाँ पे रख दिया, तो बाकी इसका बच गया 4 और इसका भी 4, तो टोटल कितने लेटर हो गए, टोटल 8 लेटर हो गए। और 8 में से आपको 4 प्लेस को फिल करना है, मतलब इस 8 लेटर में से 4 लेटर का हमने यूज कर लिया। तो ये क्या होगा 8p4, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा, थर्ड केस की बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो देखोगे यहाँ पे 4 ही कॉन्सोनेंट है, तो 4 में से कोई सा भी एक कॉन्सोनेंट यहाँ से रख दो, तो इसका क्या तरीका होगा 4 होगा। या फिर इसको आप 4p1 लिखो तो ये भी 4 ही होता है, आप करके देख लो। फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बोले तो फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 4 को आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते तक क्या चला जाएगा 4 3 2 1, हमने यही बताया था ना। और नीचे भी देखो फैक्टोरियल 3 है, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 4p1 4 के इक्वल ही आएगा। तो आपने इस कॉन्सोनेंट में से एक लेटर को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अभी आपके पास टोटल 3 कॉन्सोनेंट बच रहे होंगे और यहाँ पे 5 वोवेल बच रहे हैं। तो फिर से आपके पास क्या बच रहे हैं टोटल 8 लेटर, और उसमें से आपको 4 लेटर को सेलेक्ट करके इस 4 प्लेस पे अरेंज करना है। तो फिर से क्या हो जाएगा आपका 8p4, और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, इस केस का आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि आपका जो वर्ड है ये वोवेल से स्टार्ट होना चाहिए और इंड जो है आपका कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, और बाकी बीच में कैसा भी रखे कोई दिक्कत नहीं है। तो वोवेल से ये स्टार्ट होगा तो 5 में से कोई सा भी एक वर्ड यहाँ पे आएगा, तो लाइक आप यहाँ से क्या लिख सकते हो 4p1। और इस केस की बात करें तो 4 कॉन्सोनेंट है, तो 4 में से कोई एक आएगा 4p1, सॉरी ये 5p1 हो जाएगा क्योंकि 5 वोवेल है ना, तो 5 में से कोई एक यहाँ पे आएगा तो 5p1, और इस 4 कॉन्सोनेंट में से कोई सा भी एक कॉन्सोनेंट आएगा तो ये 4p1। तो हमने 2 लेटर का यूज कर लिया 9 में से, तो अभी अपने पास कितने बच रहे हैं टोटल 7 लेटर बच रहे होंगे, और 7 में से अपने को 3 प्लेस पे उसको अरेंज करना है। तो क्या करोगे आप सिंपली 7p3 कर दोगे और इन सब का प्रोडक्ट कर लोगे, वही क्या आ जाएगा अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको ये वाली जो बेसिक टाइप था कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंज करने का टोटल कितना तरीका होगा, जो हमने NPR का डेरिवेशन बताया और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया, ये सबको समझ में आया होगा। तो ये वाला जो केस था यहाँ पे क्या था विदाउट रिपीटेशन। अब इसी चीज को मान लो रिपीटेशन के साथ पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा, 2-3 मिनट लगेगा, हम लोग उस केस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे 3-4 और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें से सारे ऑब्जेक्ट को लेकर के उसको n प्लेस पे अरेंज करना है, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे रिपीटेशन भी अलाउ है। तो इसको तो मैं समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आप ऐसा सोचो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और आप क्या चाह रहे हो कि इसको 5 प्लेस पे अरेंज करो। तो 5 प्लेस पे आप अरेंज करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, पहले वाले प्लेस के लिए आपके क्या चांस होगा 5 में से किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो 5 तरीके से। अब इसके पास पिछले वाले केस में क्या बचता था 4 ऑप्शन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ आ गया वो आगे नहीं जा सकता था क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं था। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो सारी जगह जा सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट 5 के 5 जगह भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, एक को यहाँ पे फिक्स किया तो यहाँ पे फिर से ये आ सकता है, इसलिए इसका भी क्या होगा 5 तरीका। फिर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों प्लेस पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो फिर से यहाँ आ सकता है, तो फिर से इसका 5 तरीका। इसी प्रकार आप इसका भी बोल सकते हो कि ये तीनों ऑब्जेक्ट जो यहाँ गया है वो चाहे तो वापस यहाँ फिर से भी आ सकता है। तो सबके पास कितना हो जाएगा 5-5 तरीका हो जाएगा। तो इसी को मैं जनरलाइज करके लिखने की कोशिश करूं तो आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो ना कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और इसमें से सारे ही ऑब्जेक्ट को आप n प्लेस पे अरेंज करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हर एक ऑब्जेक्ट के पास कितना होगा, n नंबर ऑफ चॉइस होगा। तो इसका भी तरीका n, इसका भी तरीका n, और इसका भी क्या होगा, n तरीका होगा, और लास्ट वाले का भी n ही तरीका होगा। तो टोटल जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट बोले तो m टू दी पावर n, और यहाँ पे लिखना चाहे तो 5 टू दी पावर 5। अच्छा, इसी में इसका दूसरा केस डिस्कस करना होता तो मैं क्या लिखता कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर हम लोग r ऑब्जेक्ट को लेते, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, r ऑब्जेक्ट n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से ले रहे हैं और उसको rth प्लेस पे अरेंज कर रहे हैं। तो लाइक ये आपका फर्स्ट प्लेस हो गया, ये आपका सेकंड प्लेस हो गया, ये आपका थर्ड प्लेस हो गया, और इसी तरह से ये आपका rth प्लेस हो गया। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है इसको अरेंज करने का क्या तरीका होगा कि इस n में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो n वेज। इसकी बात करें तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है वो वापस यहाँ भी आ सकता है, मतलब यहाँ भी ये सेम ही रह जाएगा n वेज। इसकी बात करें तो इसका भी n वेज, क्योंकि यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट आया है ये दोनों वापस यहाँ भी आ सकता है। इसी तरह से इसका भी क्या हो जाएगा, n वेज। और टोटल तरीके की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, n टू दी पावर r, क्योंकि ये n में से हमने r ऑब्जेक्ट को ही लिया है, इसलिए n टू डी पावर r हो जाएगा इस प्रॉपर केस का आंसर। तो आई होप ये चीज भी आपको इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि ये वाली जो पिछला वाला केस हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को हम लोग ले रहे थे, बट रिपीटेशन अलाउ नहीं था। यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउ है, इसलिए ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। आई होप सबको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इस पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से तरह से क्लियर हो जाए। तो आपका ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो सब लोग इसको ट्राई कीजिए खुद से। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए या जिससे सॉल्व नहीं होगा वो लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करेगा। तो देखो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास ये 7 डिजिट दिए हुए हैं और इनसे आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का जब आप इसका नंबर बनाओगे तो उसमें कंडीशन ये है कि कोई भी डिजिट कितने भी टाइम्स आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया है केस 1 में रिपीटेशन अलाउ है। तो रिपीटेशन अलाउ है तो इस वाले केस में मतलब इस प्लेस के लिए हम किसी एक नंबर को सेलेक्ट करें तो उसका क्या तरीका होगा, इन 7 में से कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, मतलब 7 तरीका होगा। अब कंडीशन क्या है कि जो नंबर यहाँ पे अपीयर हुआ है ये नंबर वापस यहाँ पे भी आ सकता है, तो वापस से इसके पास भी कितना ही चांस होगा, 7 ही चॉइस होगा। फिर अगला केस की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो नंबर यहाँ और यहाँ आया होगा वो वापस यहाँ भी आ सकता है, इसका भी 7 तरीका होगा। और इस वाले की बात करें तो यहाँ इन तीनों प्लेस पे जो नंबर आया होगा वो नंबर वापस यहाँ भी आ सकता है, इसका भी 7 तरीका। मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, 7 टू दी पावर 4। और ये चीज मैंने फॉर्मूला में भी दिखाया था आपको। तो आई होप सबको ये चीज और भी अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब इस सेकंड वाली केस की बात करें, यहाँ पे क्या बोला, रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से 4 ऑब्जेक्ट को लेना है, तो उसका आंसर क्या होता है 7p4, और यही इस केस का आंसर हो जाएगा। 7 में से कोई सा भी 4 नंबर को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे अरेंज कर लो, उसको बेसिकली हम लोग 7p4 बोलते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम हो गया, आपने इसका आंसर सिंपली कर दिया। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में कुछ ऐसा पूछा जाए, यहाँ पे 0 को लगा करके और इस 7 को हटा दे, ये मान लो 7 को भी रहने देते हैं, और बोलेगा अब बताओ इस केस का आंसर। तो देखो अब करोगे ना तो ये दूसरा प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास वही 4 डिजिट का नंबर बनाना होगा, तो बट यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे आप अगर 0 को रखोगे ना तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे रहेगा, बाकी यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो 0 को तो कंसीडर किया नहीं जाएगा, 3 ही डिजिट बनेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा कि 0 पे आप मतलब सॉरी फर्स्ट प्लेस पे आप 0 नहीं रख सकते हो, तो बेसिकली इसके पास कितना चॉइस होगा, सिर्फ 7 ही चॉइस होगा। इन 7 में से कोई सा भी एक नंबर यहाँ पे आप रख सकते हो, तो इस प्लेस को भरने का टोटल 7 तरीका होगा। वहीं इसकी बात करें तो यहाँ पे आप 0 भी आ सकता है, मतलब टोटल कितने हो गए, इधर का 7 और एक ये 0, 8, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आया था वो वापस इधर भी तो आ सकता है, इसलिए मैंने इन सब में से जो नंबर यहाँ पे डाला इसको दोबारा से यहाँ भी काउंट कर रहा हूँ। तो टोटल 8 हो जाएगा, इसका 8, फिर इसका भी 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आया है इन दोनों प्लेस पे वो यहाँ भी आ सकता है, और फिर इसकी भी बात करें तो 8।
तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 into 8 to the power 3। और सेकंड वाली केस की बात करें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या हम फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं मतलब इन 7 में से कोई एक रखना होगा। तो उसका तरीका होगा 7p1 या सिंपली 7 लिख लो। और बाकी जो ये बचे हुए प्लेस हो गए, अभी 3 प्लेस और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इसमें से जो एक नंबर चला गया है उसको अभी यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर गया होगा कोई ना कोई एक तो गया होगा, तो लाइक अभी कितने बचेंगे 6 और एक 0, तो टोटल 7 हो जाएगा। तो 7 में से कोई सा भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लो, तो ये 7p3 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इस केस का आंसर आ जाएगा। आई होप सबको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी, और जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा तो दोबारा से इस वीडियो को वॉच करके देख सकता है, तो और भी अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद भी जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत या समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करोगे तो आपको कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं IIT JEE का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस अपलोड करूंगा। चलिए मिलते हैं परमुटेशन के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट और उसका कुछ एप्लीकेशन, गैप मेथड क्या होता है, बंडल मेथड्स क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चेस बोर्ड टाइप का प्रॉब्लम, ये सब डिस्कस होगा हमारे आने वाले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।